नेशनल हेराल्ड मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ रही है। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, फिर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर लिया गया। इसको लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर जांच से भागने का आरोप लगा रही है, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। दोनों पार्टियां कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है, पहले आपको वो सुनना चाहिए। देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। ईडी की जांच पर राहुल ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस को डराने की कोशिश है, लेकिन उनकी पार्टी इस लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई के खिलाफ खड़ी रहेगी। ईडी को लेकर जारी इस तनातनी के बीच राहुल गांधी ने आरएसएस को भी निशाना उस पर साधा है। राहुल के मुताबिक हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। राहुल गांधी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि आरएसएस राष्ट्रद्रोही संगठन है? देशद्रोही संगठन आरएसएस कैसे हो गया? जिस संगठन से जुड़े स्वयंसेवक आज देश की बागडोर संभाल रहे हैं, क्या वो देशद्रोही संगठन से ताल्लुक रखते हैं? जिस संगठन को खुद पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड का न्योता दिया, जिस संगठन को पाकिस्तान से युद्ध के मसले पर लाल बहादुर शास्त्री ने बैठक में बुलाया, जो संगठन देश के गांव-गांव और शहर-शहर तक फैला है, वो देशद्रोही संगठन हो गया कैसे? सवाल यह है कि क्या आरएसएस के बहाने राहुल गांधी ईडी पर निशाना साध रहे हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हुंकार रहने वाली है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। उससे पहले ये भी बता दूं कि कुछ देर के लिए राकेश सिन्हा साहब, जो कि राज्यसभा सांसद है और आरएसएस को बहुत नज़दीक से जानते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं। रागिनी नायक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। रागिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रागिनी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, और ये बहुत जो मैंने अभी लोगों से बातचीत करते हुए बातें रखी थी, उन्हीं को आपकी तरफ मोड़ते हुए कह रही हूं, क्या ये संगठन देशद्रोही हो गया? और अगर हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्यों बुलाया? शास्त्री जी ने इनको बैठक के लिए क्यों बुलाया? इंदिरा गांधी ने टिकट अगर जारी की तो क्यों की? अगर प्रणब दा गए आरएसएस के मुख्यालय तो क्यों गए? इसलिए क्योंकि ये देशद्रोही संगठन है। रूबिका, राहुल जी ने एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा, जो मुझे लगता है आज जब नरेंद्र मोदी जी हर घर तिरंगा की मुहिम छेड़ रहे हैं, तो वो भारत की जनता के मस्तिष्क में और दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा और गूंज रहा होगा कि आरएसएस ने आखिर 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर में क्यों नहीं फहराया। और मैं चाहती हूं कि जब राकेश सिन्हा आए आपके शो पर, तो आप ये सवाल उनसे जरूर पूछें। और अब जब मोदी जी ने एक हुंकार भरी है तिरंगे के लिए, तो आज भी आरएसएस का आप ट्विटर हैंडल देखें, मोहन भागवत जी का ट्विटर हैंडल देखें, आप आरएसएस के तमाम और पदाधिकारियों का, दत्तात्रेय जी का हैंडल देखें, किसी ने तिरंगा झंडा नहीं लगाया है। लगातार ये कहने वाले कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हम हरा रंग स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि हम अच्छे से जानते हैं तिरंगे का हरा रंग किस बात का सूचक है, जो गेहुआ रंग है या भगवा रंग है वो किस बात का सूचक है, बीच में जो चक्र है वो किस बात का सूचक है। उसे लगातार घृणित दृष्टि से देखने वाले, असहयोग आंदोलन का लगातार विरोध करने वाले, भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार विरोध करने वाले तमाम ऐसे संघ के नेताओं के मैं नाम गिना सकती हूँ, जिन्हें आज माफी वीर भी कहा जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, लेकिन जिस समय पर कांग्रेस पार्टी असहयोग आंदोलन छेड़ रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ रही थी, दांडी मार्च और नमक के ऊपर देश की जनता को आंदोलित कर रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन का परचम लहरा रही थी, कोई एक ऐसा आंदोलन जो आरएसएस ने किया हो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए? भाई सावरकर तो अंग्रेजों के दिए हुए बंगले और उनके दिए हुए पेंशन पर रहे,
तो ऐसे संगठन पे जिस पर सरदार पटेल ने बैन भी लगाया और बैन हटाने के पीछे की शर्त ये रखी कि सांस्कृतिक रूप से भागीदारी देश में करते रहेंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि से राजनीतिक संदर्भ में कोई काम नहीं करेंगे, वो आज हर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनते हैं। संघ से निर्देश आता है, वो सरकार काम करती है। संघ के लोगों को हर आइडियोलॉग दिखाकर यहाँ पर चर्चा में बिठाया जाता है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिन्हें अगर गिनवाया जाए तो ये माना जाएगा कि राष्ट्र की सेवा में संघ ने कोई काम नहीं किया, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने उसी संदर्भ की सेवा में संघ ने कोई काम नहीं किया, आप ये बात कह रही हैं। और संघ के तरफ से, संगठन की तरफ से ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स और उदाहरण पेश कर दिए जाते हैं कि कैसे काम किया। और अभी मैं कह रही हूँ, लाल बहादुर शास्त्री का मैंने आपको जिक्र करके बताया कि उनको बैठक में बाकायदा बुलाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको परेड में क्यों बुलाया था? चीन युद्ध में जो सेवा दी गई थी संघ की तरफ से हिंदुस्तानी सेना को, उसके वजह से उनको उस परेड में बुलाया गया था। और आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने काम किया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।